हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एस पी पॉइंट में। दोस्तों, आज बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर विकास और आयोजन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग लाए हैं, जिसका नाम है आर्थिक विकास एवं समृद्धि। दोस्तों, जो साथी भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए कर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। आप लोग बस अंत तक वीडियो को बने रहिए। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्थिक समृद्धि किसे कहा जाता है। आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ का परिभाषा क्या है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम नोट्स में लिखे हैं कि एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन मात्रात्मक अथवा व्यक्ति की आय तथा देश की जीडीपी में दीर्घकाल तक हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं आर्थिक समृद्धि। दोस्तों, कहने का मतलब कि एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन व्यक्ति की आय तथा देश की जीडीपी में दीर्घकाल तक बना रहे या दीर्घकाल तक हो, उसी को हम लोग आर्थिक समृद्धि कहते हैं। और इसके विषय में हम लोग कुछ पॉइंट देख लेते हैं। 1960, देखिए यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, 1960 ईस्वी के पहले जो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास था, इसमें कोई अंतर नहीं था। लेकिन 1960 के बाद क्या देखा गया, यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 2 में 1960 के बाद हम लोग देखते हैं कि 1960 के बाद हम लोग देखते हैं कि जो अर्थशास्त्रियों ने पाया कि आर्थिक समृद्धि तथा जो आर्थिक विकास है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आर्थिक समृद्धि बढ़ रही है, परंतु देश में बेरोजगारी, कुपोषण, आर्थिक गरीबी आदि बढ़ रही हैं। अतः आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास को एक नहीं कह सकते कुछ अर्थशास्त्रियों के द्वारा। तो अब देखते हैं हम लोग, आर्थिक समृद्धि तो जान गए। आर्थिक समृद्धि के बाद आर्थिक विकास क्या होता है, इसको जानेंगे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोस्तों, जब हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, राजनीति, सामाजिक, आर्थिक और इसमें परिवर्तन आए, तो उसी को हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। या तो इसको हम लोग और ही आसान तरीके से अगर इसको लिखना चाहें एग्जाम में, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जब संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मात्रात्मक परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन आए, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह सकते हैं और कहते हैं। अब दोस्तों, इसका पॉइंट देखिए, यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट लिखा है और यहाँ पे दिया गया आर्थिक समृद्धि एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है। क्या है? आर्थिक समृद्धि एक वस्तुनिष्ठ अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास जो है व्यक्तिनिष्ठ अवधारणा है। अर्थात व्यक्तियों, क्या लिखा है, अर्थात व्यक्तियों के गुण में होने वाला परिवर्तन, व्यक्तियों के गुण में होने वाला परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। और आर्थिक समृद्धि जो है ये संकीर्ण अवधारणा है, जबकि आर्थिक विकास एक व्यापक अवधारणा है। इसको हम लोग ध्यान देंगे। आगे चलिए, यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि को मापने की विधि। आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को मापने की विधि में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या विधियां हैं। सबसे पहली विधि क्या है, यहाँ पर पहला है वाणिज्यवाद विचारधारा। यह अवधारणा क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के पहले की अवधारणा है, या तो पहले की विचारधारा है। इसको हम लोग कैसे जानेंगे, इसको देखिए। वाणिज्यवाद विचारधारा क्या है, यहाँ पे लिखा है, किसी भी राष्ट्र या किसी भी सरकार, कहने का मतलब कोई भी राष्ट्र हो या सरकार हो, वो ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जिसकी सहायता से राष्ट्र में सोने व चांदी का भंडार बढ़ा सके। देखिए, यहाँ पे हम लोग वाणिज्यवाद विचारधारा की बात कर रहे हैं। आर्थिक विकास तथा आर्थिक समृद्धि को मापने की विधि, पहली विधि ये है कि किसी भी राष्ट्र या किसी भी सरकार एक ऐसी नीति का पालन करना चाहिए जिसकी सहायता से राष्ट्र में सोने व चांदी का भंडार बढ़ा सके। सोने व चांदी के भंडार बढ़ाने से क्या होगा, क्योंकि इस समय कोई भी मुद्रा का प्रचलन नहीं था, इसलिए इस समय सोने व चांदी में ही लेन देन होता था। ये क्लासिकल अर्थशास्त्रियों के पहले की बात हो रही है। उस समय सिर्फ सोना व चांदी से के द्वारा लेन देन हुआ करता था। अब देखिए, इस विचारधारा का मानना है कि किसी भी राष्ट्र को निर्यात को प्रोत्साहन की नीति आयात के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। इससे
निर्यात करने की क्षमता वृद्धि होगी तथा आयात करने की क्षमता में कमी आएगी। दोस्तों अभी आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या करता है, निर्यात को प्रोत्साहन नीति या आयात के लिए हतोत्साहित करना चाहिए इस वाणिज्यवाद क्या है, वाणिज्यवाद विचारधारा के तहत। लेकिन आगे चलकर हम लोग देखेंगे, अभी एडम स्मिथ के द्वारा कुछ कहा जाएगा, इसकी आलोचना करते हैं वो आधुनिक परिवर्तन, आधुनिक विचारधारा में कहेंगे। देखिए अब हम लोग इसके अनुसार कुछ और पॉइंट वाली चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि इसके अनुसार क्या है, इसके अनुसार जो है कि राष्ट्र में सरकार को आवश्यक वस्तुओं तक कच्चे मालों का आयात करना चाहिए, जबकि निर्यात विनिर्माण क्षेत्रों का उत्पादन करना चाहिए। और इनके अनुसार पूरा अगर हम लोग मसला देखें तो इनके अनुसार जिस देश के पास जितना अधिक सोना व चांदी होगा वह देश उतना ही समृद्ध कहलाएगा, ये वाणिज्यवाद विचारधारा के तहत। और दूसरा देखते हैं हम लोग भौतिक विचारधारा। भौतिकवाद विचारधारा क्या है, भौतिकवाद विचारधारा को अगर हम लोग देखेंगे तो भौतिकवाद विचारधारा के तहत इसका उदय हुआ था 18वीं शताब्दी के मध्य में, फ्रांस में हुआ था। इसका अर्थ होता है प्रकृति का नियम, या तो कह सकते हैं रूल ऑफ नेचर, या इसे एक नाम से और पुकारा जाता है एग्रीकल्चर ऑफ नेचर। एग्रीकल्चर ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। इनके अनुसार क्या था, सभी उत्पादन वस्तु प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। जितना भी उत्पादन होगा इनके अनुसार सभी उत्पादन प्रकृति के आधार पर होना चाहिए। और तीसरा हम लोग देखते हैं, हम लोगों को आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि को मापने की जो विधि है, तीसरा विधि क्या है, क्लासिकल विचारधारा। क्लासिकल विचारधारा के तहत हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है क्लासिकल विचारधारा। इस विचारधारा के तहत, इस विचारधारा की नींव एडम स्मिथ ने रखी थी। इन्होंने अपने किताब द वेल्थ ऑफ नेशन से क्या कहा था, वाणिज्यवाद का विरोध किया था और कहा कि उनकी विचारधारा तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि ये जानबूझकर व्यापार को हतोत्साहित करते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि कैसे वो लोग व्यापार को हतोत्साहित करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, जबकि व्यापार मुक्त को छोड़ना चाहिए। एडम स्मिथ का कहना है किसी भी व्यापार को हतोत्साहित और प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, जबकि उसे मुक्त छोड़ देना चाहिए, मुक्त छोड़ना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इनके अनुसार और कुछ बातें। यहाँ पे देखिए ये क्लासिकल थे, जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जो कि श्रम का उत्पादन का साधन मानते थे। और क्या है, श्रम के उत्पादन साधन मानते हैं, लेकिन श्रम से जो दृश्य उत्पादन होता है वही उत्पादित वस्तु है। इनमें बनने वाली सभी वस्तुओं को आर्थिक विकास कहते हैं। फिर से एक बार आप लोग समझ जाइए, ये केवल क्लासिकल श्रम का उत्पादन का साधन मानते हैं। श्रम से जो दृश्य उत्पादन होता है वही उत्पादित वस्तु, इनसे बनने वाली सभी वस्तुओं का आर्थिक विकास कहते हैं। अब आप लोग देखिए चौथा नंबर क्या बात होगी। देखिए हम लोग तीन विचारधारा देख चुके हैं। अब हम लोग चौथे विचारधारा की बात करेंगे। चौथी विचारधारा क्या है, चौथी विचारधारा है कि इसके तहत कुछ पॉइंट दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारा आधुनिक विचारधारा है, मॉडर्न जो सोच है, जो आइडिया है, इसके अनुसार सबसे पहले राष्ट्रीय आय तथा राष्ट्रीय उत्पादन कितना है तथा जनसंख्या वृद्धि दर कितना है, इसके आधार पर हम लोग आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि का गणना करते हैं या तो उसका माप करते हैं। और दूसरे पॉइंट में क्या दिया है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, कहने का मतलब लोगों की प्रति व्यक्ति आय क्या है उसको भी गणना करिए और उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पता लगाएंगे कि हमारे जो आर्थिक समृद्धि है और आर्थिक विकास है उसका माप कर सकेंगे। और तीसरा जो है ये है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, मतलब लोगों की रियल इनकम क्या है, रियल उन लोगों की इनकम क्या है, यही सब देखेंगे। और यहाँ पर एक आप लोगों को कुछ पॉइंट में दिख रहा होगा, कुछ पॉइंट मतलब ये है कि रियल इनकम इक्वल टू दिया है मनी इनकम अपॉन प्राइस।
अब क्या होता है मनी इनकम, क्या होता है मनी इनकम, मुद्रा के रूप में जो प्राप्त आय को हम लोग क्या कहते हैं, मनी इनकम कहते हैं। और रियल इनकम, रियल इनकम उसे कहते हैं जो मनी इनकम को खर्च कर जो वस्तु हम लोग प्राप्त करते हैं उसे हम लोग कहते हैं रियल इनकम, वह रियल इनकम कहलाता है। तो इतना आप लोग जान गए। अब हम लोग चलते हैं कुछ टॉपिक जो आधुनिक विचारधारा है इससे संबंधित कुछ टॉपिक जिसको हम लोग देखेंगे। तो इसको देखिए, PQLI जिसको हम लोग कहते क्या है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसको हम लोग हिंदी में क्या कह सकते हैं, जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता। क्या कह सकते हैं, जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता। देखिए इसका प्रतिपादन कौन किया था, डी मॉरिस। आप लोग मॉरिस कह सकते हैं या डी मॉरिस ने किया था, कौन, डी मॉरिस ने। इनके अनुसार सन 1979 में, कितने में यहाँ लिख देते हैं, सन 1979 ईस्वी में लिख दीजिए यहाँ, ईस्वी कितने में, इतने ईस्वी में, सन 1979 ईस्वी में डी मैरिज ने एक संयुक्त जीवन सूचक की भौतिक गुणवत्ता का निर्माण किया। उसने कहा अधिकांश संकेतक विकास जो कि प्रक्रिया में होते हैं, ये विकास की प्रक्रिया के परिणाम होते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं, इनके मापने के 3 संकेतक दिए गए हैं। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर जो कि प्रति लाख के बच्चों पर कितने बच्चे मर जाते हैं उसकी गणना करना, साक्षरता दर के अनुसार हम लोग क्या कर सकते हैं, PQLI का गणना करते हैं। और फिर हम लोग आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में माप करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब देखिए HDI क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, मानव विकास सूचकांक। क्या बोलेंगे, मानव विकास सूचकांक। यह मानव विकास सूचकांक जो है HDI का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने किया था। इनका समर्थन नोबेल पुरस्कार विजेता भारती अमर्त्य सेन ने किया था। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने HDI का प्रतिपादन किया सन 1990 ईस्वी में, और इसका समर्थन जो हमारे देश के अमर्त्य सेन थे, वो नोबेल पुरस्कार विजेता थे, उन्होंने उनका समर्थन किया था। और इसके पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। इसके पहले आय के आधार पर विकास की गणना किया जाता था, लेकिन आय के आधार पर गणना करने पर पाया गया कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ने के बाद भी देश में कुपोषण, बेरोजगारी, महंगाई आदि बनी रहती है। और वृद्धि जो इन सब की वृद्धि हो रहा है, जैसे कुपोषण की वृद्धि, बेरोजगारी की वृद्धि, महंगाई की वृद्धि हो रहा है। इस स्थिति में सुधार हेतु इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था। किन्होंने, महबूब उल हक ने। अब देखिए इसी के तहत हम लोग पढ़ते हैं UNDP। इसी का एक पॉइंट है UNDP। किसका पॉइंट है, ये हम लोग क्या पढ़े अभी, HDI का पॉइंट इसी के तहत है ये, जिसको हम लोग कहते हैं यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्रामी के द्वारा HDI का रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। आप लोग HDI का वर्तमान की रिपोर्ट को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। उसमें हम लोग आप लोगों को गूगल पे सर्च करने में मिलेगा HDI का इस वर्ष 2019, 20 या 21 की इसकी रिपोर्ट क्या अनुसार क्या है, किस रैंकिंग क्या है, ये सब देख सकते हैं, सब कुछ आएगा उसमें। तो HDI की रिपोर्ट हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। वर्तमान समय में इनमें से कुल देश 190 हैं, 190 देश शामिल हैं, जिसमें हमारा भारत भी है। इसको 3 आयामों में बात की जाती है। इसमें 3 आयामों की बात की जाती है। पहला जीवन प्रत्याशा, दूसरा वयस्क समान साक्षरता दर, तीसरा प्रति व्यक्ति आय। किसके तहत, UNDP, जिसको हम लोग HDI भी कह सकते हैं। HDI के तहत UNDP आता है, और उसके UNDP के तहत जीवन प्रत्याशा, वयस्क साक्षरता दर और प्रति व्यक्ति आय आती है। इन 3 आयामों के आधार पर क्या है, इन 3 आयामों के आधार पर हम लोग देखते हैं HDI की गणना कर पाते हैं। किसके आधार पर, इन तीनों आयामों के आधार पर HDI की गणना करते हैं। परंतु 2010 क्या है, 2010 के बाद HDI को मापने के लिए इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। उसके बाद इसका विभाजन 3 आयामों तथा 4 संकेतों में किया गया, इसका HDI का। अब देखिए कैसे इसका मापन कैसे होता है। इसके HDI के मूल जो हैं
उसको 0 से 1 के मध्य परिभाषित किया जाता है। जैसे जिन राष्ट्र में एसडीआई 0 है उसका मतलब है वे राष्ट्र मानव जीवन विकास में एकदम निम्न स्तर पर हैं, तथा जिन राष्ट्रों की एसडीआई मूल्य 1 या 1 के पास है उस राष्ट्र में मानव विकास अपने चरम पर है। हम लोग मानव विकास और मानव की समृद्धि की बात कर रहे हैं। जिसका 0 होगा वो एकदम निम्न स्तर पे है विकास उसका, लेकिन जिसका 1 या 1 के पास है उन राष्ट्रों का मानव विकास चरम पर है, मतलब मानव विकास उस देश की राष्ट्र विकास कर रहा है। तथा ये राष्ट्र विकसित राष्ट्र भी कहलाएंगे। तथा जिन राष्ट्रों में एसडीआई 0.5 या उससे ऊपर है वे राष्ट्र विकास के पथ पर अर्थात विकसित देश कहलाएंगे। और जिन राष्ट्रों की एसडीआई 0.5 से कम है उनका जीवन स्तर निम्न स्तर का है, मतलब वे देश क्या कहलाएंगे, अल्प विकसित देश कहलाएंगे। अब हम लोग एमपीआई देखते हैं। एमपीआई क्या होता है? एमपीआई को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी डिमिनेशनल, इसको हम लोग और क्या है, पावर्टी इंडेक्स, मल्टी डिमिनेशनल पावर्टी इंडेक्स, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं बहुआयामी गरीबी सूचकांक, बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जिसके तहत हम लोग देखते हैं कि गरीबी को मापने के लिए एक नए आयाम को लाया गया जिसको एमपीआई बोला जाता है। भारत में एमपीआई की माप नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। एमपीआई की माप का नीति आयोग के द्वारा किया जाता है। ऐसे में ही हम लोग देख सकते हैं कि सरकारी जो आंकड़ा था, सरकारी आंकड़ा के अनुसार भारत में 26 से 29% गरीबी है। हाँ, लेकिन परंतु एमपीआई क्या कहता है, इसके अनुसार भारत में 55% गरीबी है। और एक और हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एके सेन जो कमेटी ने स्वतंत्र सर्वेक्षण कर यह पाया कि भारत में लगभग 40 से 45% तक गरीबी है। लेकिन अगर देखा जाए तो एमपीआई के अनुसार 2005 और क्या 2005 से 2006 और इसके अलावा इसके और 2015-16 कितना 2015-16 से 2015-16 के बीच में भारत की जो गरीबी दर है वो 55% से उठ करके कहाँ पर आ गई, पहले 2005 और 6 के से लेकर के 2015-16 की गणना के अनुसार जीडीपी मतलब हमारे देश की गरीबी 55% की दर से घट करके 28% पर आ गई है, जिसको हम लोग इस वक्त कहते हैं क्या कि 26 से 29% के बीच हमारे भारत में गरीबी है। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, इसको हम लोग देखते हैं। ये क्या है, जीआईआई। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जीआईआई को हम लोग क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं लैंगिक असमानता सूचकांक। लैंगिक असमानता सूचकांक को जीआईआई कहते हैं। जीआईआई के अनुसार इसका प्रतिपादन 2010 में किया गया था। यह इंडेक्स पुरुष और महिलाओं के जो मध्य पाए जाने वाले असमानता को नापने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है, जो लिंग असमानता की वजह से देश के भीतर हिल की जाने वाली उपलब्धियां हैं उनको उनकी हानि को दर्शाता है। ये कहने का मतलब महिलाओं और पुरुषों में के मध्य किए जाने वाले असमानता को दर्शाता है जीआईआई। दोस्तों आज के लिए आप लोग जानते हैं कि हमने आज जितना पढ़े हम लोग उसको आप लोग हम उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमारे वीडियो में आप लोगों को कोई दिक्कत होती है आप लोग वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो वहाँ पे हम आप लोगों के लिए जितने भी मटेरियल होगा, जितने भी इसके पीडीएफ होंगे जो हमने आपको बताया है सभी हम वहाँ पर भेज देंगे। और अगले लेक्चर के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। अगला लेक्चर इसी के आगे का चीज़ें बताएंगे हम। बस बीए सेकंड ईयर के जो भी आपके साथी हैं उनके पास ये ज़रूर सेंड कर दीजिए जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।